हाय एवरीवन, दिस इज सुभाष एंड स्वागत है आपका अगला सेम स्कूल में। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं नया चैप्टर स्टार एंड सोलर सिस्टम फ्रॉम क्लास 8 साइंस। देखो यहाँ अपन बात करने वाले हैं कि जो सोलर सिस्टम है उसमें कौन कौन से उसमें स्टार होते हैं, वहां कौन कौन से प्लेनेट होंगे और कौन किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो देखो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन। द फर्स्ट टर्म इज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, तो देखो इसमें कि जो भी चीजें या जो भी बॉडीज स्काई में एग्जिस्ट करती है, जैसे मान लो सन हो गया, स्टार हो गया, मून हो गया, है ना। तो ये सारी जो बॉडीज है दिस ऑल आर नोन एज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, तो यहां देखो इसमें आप द स्टार, द प्लैनेट्स, द मून एंड मेनी मोर अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेलेस्टिक ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट्स स्काई में रहते हैं, है ना, उन सबको अपन कॉमनली क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, अब देखो इसमें पहले अपन बात करते हैं मून के बारे में। अच्छा, आपको इतना मालूम होगा कि जो मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। और देखो यहां पर कुछ कहानियां और भी है मून के रिगार्डिंग। देखो, मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट। देखो मून का खुद का लाइट नहीं होता है। जैसे स्टार जो होते हैं वो उनकी खुद की लाइट होती है, वो खुद की लाइट की वजह से ग्लो करते हैं, ब्राइट होते हैं। बट जो मून है उसमें खुद का लाइट नहीं होता है, तो फिर भी वो ग्लो क्यों करता है? अब सवाल ये आता है कि व्हाई दैट ग्लो। तो देखो इसमें कि मून के ऊपर सन से लाइट फॉल होती है और वो जो लाइट फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट होके आपको दिखती है। तो अपने को ऐसा फील होता है कि लाइट कहां से आ रही है? मून से आ रही है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट ओरिजिनली कहां से स्टार्ट हुई थी? सन से, फिर वहां से स्टार्ट होकर मून पे रिफ्लेक्ट होगी और मून से रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखती है, अपने आप को दिखती है। तो यहां पर देखो इसमें आप कि मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन इट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन। तो ये आप ध्यान रखें इस चीज के बारे में कि मून का खुद का कोई लाइट नहीं होता है। अच्छा, आगे देखो इसमें आप डिफरेंट शेप ऑफ मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मून का जो शेप है वो डे बाय डे हर बार चेंज होता है। जैसे मान लो किसी डे को या किसी नाइट में आपको जो है फुल मून दिखता होगा, है ना, पूरा राउंड शेप में। और कई बार मून का शेप जो है इस टाइप का दिखता होगा आपको, हाफ मून या हाफ से भी कम मान लो पोर्शन। तो मून का जो पोर्शन है या शेप जो है वो बार बार चेंज क्यों होती है? तो इसका आंसर ये रहेगा क्योंकि जितने पार्ट पे सन का लाइट फॉल होगा वही पोर्शन आपको दिखेगा। तो यदि कम पार्ट पे लाइट फॉल हो रहा है सन से तो आपको ओनली कम ही पोर्शन उसका दिखेगा। तो इसीलिए जो मून का शेप है वो आपको डिफरेंट आपको ऑब्जर्व होता होगा, है ना। इसका रीजन ये होता है कि जितने पार्ट पर, जितने पोर्शन पर लाइट फॉल होगा वही पोर्शन अपने लिए विजिबल होगा, अपने लिए विजिबल होगा। और इन डिफरेंट शेप्स को अपन क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ मून, फेजेस ऑफ मून। ऑलराइट, अब देखो इसमें, अब जैसे मान लो कि यदि किसी दिन यदि मून आपको पूरा राउंड शेप में दिखे, पूरा राउंड शेप में या डिस्क शेप में दिखे, तो उसको अपन बोलते हैं फुल मून डे, फुल मून डे। ऑलराइट, तो इसमें लिखो आप एक आधे पॉइंट और। एट फुल मून डे, एट फुल मून डे मून अपीयर इन प्योर राउंड शेप, प्योर राउंड शेप। इसका मीनिंग ये हुआ कि उस दिन जो है वो मून पर मैक्सिमम लाइट फॉल हो रही है, या मून का जो मैक्सिमम एरिया, जैसे मान लो कि यहां पर मून है और यहां पर मान लो सन है, तो यदि ये मून सन की साइड में आ जाएगा तो उस टाइम पर मैक्सिमम पोर्शन पे लाइट फॉल होगा। और यदि मैक्सिमम पोर्शन पे लाइट फॉल होगा तो उससे आपको उसका जो शेप है वो मैक्सिमम दिखेगा, उसको अपन बोलते हैं फुल मून डे। और कई बार क्या होता है कि इसका साइज बहुत कम हो जाता है, जैसे मान लो कि पूरा बिल्कुल ही आपको ना ब्लैक दिखेगा आपको, तो उसको अपन बोलते हैं न्यू मून डे, है ना। तो न्यू मून डे पर सबसे कम जो है उसका शेप आपको दिखने को नहीं मिलेगा। जिस दिन मून का शेप या पोर्शन आपको बहुत कम दिख रहा है उसको अपन बोलेंगे न्यू मून डे। ऑलराइट, तो दीज आर सम बेसिक फेजेस जो आपको आने चाहिए। फुल मून डे क्या होता है और, है ना, न्यू मून डे क्या होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट देखो इसमें आप, मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इसका मीनिंग ये हुआ कि देखो पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट, ये अपन डिस्कस करते हैं। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा है ना, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे ना
ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमता है तो इस घूमने वाले ऑब्जेक्ट को अपन बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट, ठीक है ना। तो बेसिकली होता यह है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। अर्थ कहां रिवॉल्व कर रही है? सन के अराउंड। और मून कहां कर रहा है? अर्थ के अराउंड। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो मून है वो सैटेलाइट है अर्थ का, या आप ये बोल दो कि अर्थ जो है वो सैटेलाइट है किसका? सन का, क्योंकि अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? सन के अराउंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्लेनेट यदि किसी दूसरे है ना बॉडी की अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट को अपन बोलेंगे उसका प्लेनेट, सॉरी सैटेलाइट। ऑलराइट, तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट मून की वहां पर उनकी सरफेस कैसी होती है, वहां पर जो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, है ना। तो इसको आप नोट करें एक बार के लिए। वी विल मूव फर्दर। देखो आगे इसमें मून के रिलेटेड कुछ टर्म्स जो नॉलेज जो है जो आपको और होना चाहिए वो देखो इसमें आप। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मून का जो डिस्टेंस है वो कितना है अर्थ से, कि यहां से इसका डिस्टेंस कितना होता है अप्रोक्स। तो इसमें लिखो आप इट इज एट 3,80,000 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अपने से इसका डिस्टेंस इतने किलोमीटर दूर है। ऑलराइट, फ्रॉम अर्थ सरफेस। अच्छा, और आपको यह मालूम होगा कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले मून पे लैंडिंग की थी, है ना, इन 1969। तो ये भी आप नोट कर ले कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ठीक है, लैंडेड वेरी फर्स्ट ऑन मून इन 1969। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखें कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो सबसे पहले मून पर गया था। ऑलराइट, इसके अलावा देखो आप इसमें कि मून का जो सरफेस है वो डस्टी है ना, वहां पर डस्ट मिलेगा आपको ना। तो इसमें लिखो आप सरफेस ऑफ मून इज डस्टी। ऑलराइट, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखो जो काफी इंपॉर्टेंट है कि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। इट मींस कि वहां पर एयर एब्सेंट है, वहां पर एयर नहीं होती है, तो मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। ऑलराइट, तो देयर इज नो एटमॉस्फेयर। और यदि एटमॉस्फेयर नहीं है इट मींस कि वहां पर कोई भी गैसेस लाई नहीं करती है, ठीक है ना। ऑलराइट, इसके अलावा देखो इसमें आप नेक्स्ट मून का जो टेम्परेचर है, यदि मून पर सनलाइट गिर रही होती है ना, यदि मून पर सनलाइट फॉल हो रही है तो उस टाइम पर उसका जो टेम्परेचर है वो 123 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है ना, 120 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि बॉइलिंग वाटर से भी ऊपर है। और यदि मून पर सनलाइट नहीं फॉल होती है ना, तो मतलब कि न्यू मून डे के टाइम पर, है ना, ड्यूरिंग दी न्यू मून डे टाइम, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो -120 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन्स कि इतने ज्यादा टेम्परेचर को या इतने कम टेम्परेचर को सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं कि मून पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इसमें लिखो आप मैक्स टेम्परेचर, जो मैक्स टेम्परेचर है दैट इज 123 डिग्री सेल्सियस। और जो मेन टेम्परेचर वो होगा -123 डिग्री सेल्सियस। और दोनों ही टेम्परेचर जो है वो है ना सर्वाइवल नहीं है, उनको अपन है ना सहन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मून पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑलराइट, इसके अलावा देखो मून पर आप साउंड सुन नहीं पाओगे क्योंकि साउंड नीड्स मीडियम, और वहां तो मीडियम तो है ही नहीं। इसीलिए यदि आप मून पे जाके दो आदमी यदि आपस में बात करेंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, बिकॉज वहां पर एयर एब्सेंट है और साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए एयर मीडियम की जरूरत होती है। ऑलराइट, सो इसमें लिखो लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन मून सरफेस। तो दीज आर सम डिस्कवरी
और ऑब्जर्वेशन अबाउट मून, कि मून पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। इसके अलावा जो मून का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना होता है, और मिनिमम कितना होता है, और वहां पर एटमॉस्फेयर है या नहीं है। इसके अलावा उसका सरफेस किस टाइप का है, डस्टी होगा ना वहां पे सरफेस मिलेगा आपको। इसके अलावा सबसे पहले मून पर लैंडिंग किसने की थी, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने इन 1969। ऑलराइट, एंड जो मून का डिस्टेंस है वो इतना दूर है सरफेस ऑफ अर्थ से। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज और पॉइंट अबाउट मून। अच्छा, आगे अपन बात करेंगे स्टार्स के बारे में। ठीक है, तो पहले अपन ने मून डिस्कस कर लिया कि मून का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो उसके जो फेजेस जो होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं। तो ये बातें अपन ने कर ली। आगे अपन बात करने वाले हैं इसमें स्टार्स के बारे में। देखो आगे अपन बात कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट टर्म के बारे में, दैट इज स्टार्स, कि स्टार्स क्या होते हैं। तो जैसे अपन ने अभी बात की कि जो मून है उसका खुद का लाइट नहीं होता है, उस पर जो सन का लाइट गिरेगा वही रिफ्लेक्ट होता हुआ अपने को दिखता है ना। अब अपन बात करने वाले हैं स्टार्स के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आप नोट करें कि स्टार्स हैज देयर ओन लाइट, इनके पास में खुद का अपना लाइट होता है, ये खुद की लाइट से ब्राइट होते हैं, ग्लो होते हैं। ठीक है ना। और देखो सन भी जो है एक स्टार ही है, तो इसमें लिखो आप नेक्स्ट पॉइंट, सन इज ऑल्सो ए स्टार, सन इज ऑल्सो ए स्टार। ऑलराइट, अब सवाल ये आता है कि इन स्टार्स की जो अपन देखते हैं स्काई के अंदर, उनकी साइज छोटी होती है क्या। तो इसका आंसर रहेगा नहीं, है ना। कुछ स्टार जो है उनका साइज सन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा भी होता है, बट फिर भी अपने को इनकी साइज बहुत छोटी फील होती है, अपीयर होती है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि ये जो है वो काफी डिस्टेंस पे होते हैं, और डिस्टेंस होने की वजह से अपने को इनका साइज जो है काफी कम फील होता है। ठीक है ना। तो इसमें लिखो आप स्टार्स आर मिलियंस टाइम farther away than sun. That's why these appear very small in size. This is the reason कि क्यों अपने को स्टार बहुत छोटे अपने को फील होते हैं। ठीक है ना। ऑल राइट, देखो आगे अपन देखें इसमें, तो जो स्टार जो होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं हमेशा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें, स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑलवेज। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग टू स्टार। ऑलराइट, देखो आगे अपन बात करने वाले हैं एक और स्टार के बारे में, उसका नाम होगा पोल स्टार। अब इसमें क्या खास बात होगी वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो ये आप नोट कर ले। और नेक्स्ट हेडिंग का नाम लगाओ आप पोल स्टार। ऑलराइट, पोल स्टार। देखो इनका नाम जो है वो पोल स्टार क्यों रखा गया है, उसका रीजन ये होता है कि ये जो है वो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से, या अर्थ के जो पोल होते हैं उसी लाइन पे लाई करते हैं। जैसे मान लो कि ये अर्थ है। अच्छा, ये आपको पहले से मालूम होगा कि अर्थ के जो मोशन है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है, रोटेट करेगा, और इसके अलावा अर्थ जो है वो खुद की एक्सिस पे भी घूमता रहता है, हमेशा खुद की एक्सिस पे घूमेगा और घूमते घूमते सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। और खुद की एक्सिस पे घूमने में जो टाइम कंज्यूम करता है वो होता है 24 आवर, मीन्स 1 डे। और सन के अराउंड जो घूम के आएगा एक राउंड, उसमें टाइम कंज्यूम करेगा 1 ईयर के बराबर। ऑलराइट, तो देखो जैसे मान लो कि ये अर्थ मान लिया अपन ने, और ये लेट्स सपोज कि अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया अपन ने, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि इसके अबाउट घूम रहा है। अब यदि कोई भी स्टार इस एक्सिस के ऊपर लाई करता है, मान लो कि यहां पर एक स्टार है तो जस्ट इस एक्सिस के ऊपर आ गया। ठीक है, देखो एक्सिस पे 2 पॉइंट होते हैं, यहां पे एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहां पर होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसका नाम होता है साउथ पोल। और ये जो एक्सिस जिससे घूम रहा है इसको अपन बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यदि कोई भी स्टार इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है उसको बोलेंगे अपन पोल स्टार, उसका नाम क्या होगा, पोल स्टार। और यदि कोई भी ऑब्जर्वर इसको अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व करेगा इस स्टार को, तो उसको ये अपीयर होगा कि ये स्टार रेस्ट के ऊपर है ना। तो इसीलिए इन स्टार को अपन यदि अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे तो दीज आर अपीयर ऑन रेस्ट, तो इसका पहला पॉइंट आप लिखे, दीज स्टार्स
these stars are situated on the axis of rotation, on the axis of rotation of earth, on the axis of rotation of earth. ऑल राइट, और इसी वजह से ये आपको अर्थ की सरफेस से रेस्ट पर फील होंगे, ठीक है ना. दैट्स वाई these appear at rest from earth. तो these are some very important point regarding to pole star. ओके, इसको आप नोट कर ले. आगे अपन मूव करेंगे और एक नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं अपन, दैट इज कॉन्स्टिलेशन. दैट इज ए कॉन्स्टिलेशन. ठीक है, समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है. तो नेक्स्ट हेडिंग का नाम लगाओ आप, कॉन्स्टिलेशन. देखो कभी है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यदि अपन नाइट टाइम में, है ना, रात के टाइम पर यदि अपन स्काई में देखते हैं तो वहां पर एक फिक्स एक शेप बनी होती है वहां पर स्टार्स की, ठीक है ना. एक पर्टिकुलर शेप वो ले लेते हैं ना, बहुत सारे स्टार मिलके एक शेप बना लेते हैं, तो उस शेप को अपन बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है ना. तो इसमें लिखो आप, मोर देन टू स्टार फॉर्म ए recognizable shape in sky, and these shapes are known as constellations. ऑल राइट. और कुछ है ना काफी मतलब है ना फेमस से शेप होते हैं जिनको अपन डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्स्टिलेशन ना होंगे. इसमें जो पहला नंबर आएगा आपका, वो आएगा आपका ओरियन. है ना, एक शेप होती है जिसको अपन ओरियन शेप बोलते हैं, या ओरियन उसको अपन बोलेंगे अपन. देखो क्या होता है इसमें 7 से 8 स्टार मिलके, 7 से 8 जो स्टार है वो मिलके एक पर्टिकुलर शेप बना लेते हैं वहां पर, ठीक है ना. जैसे अपन बात करें कि एक मान लो कि यहां पर है, ठीक है, स्टार, और एक मान लो यहां पर है, ठीक है. तो ऐसे देखोगे ना आप इसको, तो यहां पर एक ऐसा शेप बनेगा, एक स्टार यहां पर भी होगा, ठीक है ना. तो 2, 4, 6 और एक स्टार यहां पर होता है 7. तो कभी नाइट टाइम पर आप ऑब्जर्व करना कि किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर आपको दिखेगा कि ऐसे 7 स्टार आपको वहां पे ना ब्राइट करते हुए आपको दिखेंगे आपको. तो एक ही शेप बन गया. इस शेप को, इस कॉन्स्टिलेशन को हम बोलते हैं ओरियन. इसका नाम क्या होगा, ओरियन. इसके अलावा एक और होता है स्कॉर्पियो कॉन्स्टिलेशन. देखो इसमें क्या होता है कि इसमें भी 7 से 8 जो स्टार है वो मिलके स्कॉर्पियो का शेप डिजाइन करते हैं, शेप फॉर्म करते हैं, है ना. देखो यहां पर ऐसा होने वाला है कि जैसे कि यहां पर ये लो, ठीक है ना, दीज आर स्टार, और यदि इनको मैं ज्वाइन कर दूं एक बार लाइन से, ठीक है ना, तो यहां पे देख पा रहे हो कि आप यहां पे एक स्कॉर्पियो का, एक बिच्छू का सा यहां पे शेप बन गया, तो इसको बोलते हैं अपन स्कॉर्पियो कॉन्स्टिलेशन, ठीक है. इसके अलावा देखो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं. ओके, देखो आगे अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, जो नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन है दैट इज कैसियोपिया. इसमें आप ध्यान रखिए कि कैसियोपिया शेप को फॉर्म करने के लिए देयर विल बी 5 स्टार. ऑल राइट. और ये शेप किस टाइप की होती है, तो दिस इज लाइक डब्ल्यू शेप. तो देखो इसे यहाँ पे एक स्टार मान लो यहाँ पर है, एक मान लो यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक मान लो यहाँ पर है. तो यदि इन सबको मैं लाइन से ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डब्ल्यू शेप यहाँ पे फॉर्म होगा, और इस शेप को अपन बोलते हैं कैसियोपिया कॉन्स्टिलेशन. ऑल राइट. इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट ज्योमेट्री के बारे में, दैट इज उर्सा माइनर. देखो इस शेप को फॉर्म करने के लिए 7 स्टार यहाँ पे ना होंगे. ऑल राइट. तो इसमें लिखो आप 7 स्टार combinedly form this shape. ऑल राइट. और इसका एक और नाम होता है दिस शेप, क्योंकि यहाँ पे 7 स्टार आ रहा है, तो यहाँ पे इसका एक और नाम क्या होता है, सप्तऋषि, है ना, सप्तऋषि. और मैं इसका शेप बनाऊं एक बार कैसा बनेगा, तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एक स्टार मान लो यहाँ पर है, एक मान लो यहाँ पर है, ठीक है, 4, 5, 6 एंड 7. यदि इन सबको मैं एक लाइन से ज्वाइन कर दूंगा तो देखो यहाँ पर एक ऐसा कुछ शेप बनेगा, जैसे कुछ 7 ऋषि बैठे हो ना, तो इसको बोलते हैं अपन सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन.
तो यहां पर अपन ने बात की है कि कितने टाइप के जो वेल नोन शेप होती है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। इस ऑर्डर में अपन ने बात की पहले कि एक तो है ना ओरियन शेप होता है, उसके अलावा स्कॉर्पियो, उसके बाद में कैसियोपिया एंड लास्ट वन इज उर्सा माइनर। तो इनमें आप ध्यान रखो कि कौन सी शेप को फॉर्म करने के लिए कितने स्टार होते हैं, ये बात, और वो शेप किस टाइप का होता है। ऑलराइट, आगे देखो अपन बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सोलर सिस्टम, दैट इज ए सोलर सिस्टम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो पहली बात तो अपन करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम। तो आप इसमें लिखो एक बार सोलर सिस्टम। ऑलराइट, तो इसमें लिखो इट इज मेड ऑफ बाय द सन एंड large bodies revolving around it, large bodies revolving around it। मतलब ये हुआ कि सन के अराउंड जितनी बॉडी रिवॉल्व कर रही है, भले वो प्लैनेट्स हो या कॉमेट्स हो या एस्टेरॉइड्स हो या मेटियोर्स हो, इन सबको मिला के इस पूरी फैमिली का नाम क्या होता है, सोलर सिस्टम। तो यहां पे जो सोलर सिस्टम है, सोलर जो वर्ड है दैट इज फॉर सन, और सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उस कंबाइंड सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम। ऑलराइट, तो यहां पर ये भी आप लिखो कि इन लार्ज बॉडीज का मतलब क्या है, तो इन लार्ज बॉडीज यहां पे होने वाला है देर आर 8 प्लैनेट्स एज यू नो, 8 प्लैनेट्स कॉमा कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोर्स। तो ये होते हैं मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। एक तो सन हो गया, और सन के अराउंड जितनी बॉडीज रिवॉल्व कर रही है उस पूरी फैमिली का नाम क्या होता है, सोलर सिस्टम। अब देखो यहां पर अपन बात करने वाले हैं कि जो प्लैनेट्स है वो कितने होते हैं, है ना, और किस प्लैनेट का डिस्टेंस सन से कितना होगा, ये बातें अपन करने वाले हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कॉमेट्स कौन कौन से होते हैं, है ना, एंड लास्ट वन विल बी अबाउट एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो पहले अपन लिखते हैं अबाउट प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये आप नोट कर ले इतना, और आगे अपन बात करने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हेडिंग का नाम है अपना प्लैनेट्स, और यहां अपन देखेंगे कि प्लैनेट्स कितने होते हैं और प्लैनेट्स के रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस क्या होती है ना, बेसिक वाली। तो नेक्स्ट हेडिंग का नाम लगा दो आप प्लैनेट्स। इनके रिगार्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा वो ये है कि प्लैनेट्स, है ना, का खुद का लाइट नहीं होता है, ये सन की लाइट से ही रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना। जो सन की लाइट वहां पे फॉल होगी वो वहां से रिफ्लेक्ट होगी और उसी से वो ग्लो करते हैं, ब्राइट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्लैनेट्स है ना, हैव नॉट देयर ऑन लाइट, इनका खुद का लाइट नहीं होता है, ये सन की लाइट से ही ब्राइट होते हैं, है ना। तो इसमें आगे लिखो आप नेक्स्ट पॉइंट, है ना, दीज रिफ्लेक्ट सनलाइट। सारे प्लैनेट्स, सबकी कहानी बता रहा हूं मैं आपको, कॉमन चीज है ना, जो भी अपन बात कर रहे हैं दीज ऑल आर कॉमन फॉर एवरी प्लैनेट्स। तो हर प्लैनेट का लाइट नहीं होता है, किसी का प्लैनेट लाइट नहीं होता है, इसके अलावा सारे के सारे क्या करेंगे, प्लैनेट्स सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ऑलराइट। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आएगा कि जो प्लैनेट्स जो होते हैं उनको जो है ना, ये एक सन के अराउंड एक फिक्स पाथ पे मूव करते रहते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर सन है, ठीक है, ये मान लो सन है, और सन के अराउंड सारे जो प्लैनेट्स है वो मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो मान लो कि ये, है ना, मान लिया अपन ने कि ये मान लो जुपिटर है यहां पर। अब जुपिटर जो होगा इसके अराउंड, सन के अराउंड मूव करेगा ऐसे, तो एक फिक्स पाथ पे ये मूव करते हैं। इस पाथ को अपन बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। हाँ, जुपिटर का पाथ यह होगा, मान लो कि मार्स का पाथ जो होगा अलग होगा, अर्थ का पाथ क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट इन सब पाथ को अपन कंबाइनली क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑलराइट, तो इसमें लिखो आप द पाथ ऑफ प्लैनेट, नेक्स्ट पॉइंट है द पाथ ऑफ प्लैनेट on which they move is called orbit.
इज कॉल्ड ऑर्बिट। उनके पाथ को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। और हर एक प्लेनेट का जो ऑर्बिट होगा वो डिफरेंट होगा, उसका डिस्टेंस जो होगा वो अलग होगा सन से। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें आप कि मान लो कि कोई प्लेनेट मान लो आप, लेट्स सपोज कि यहां पर अगेन सन मान लिया अपन ने, और ये मान लो एक है यहां पे, दिस इज प्लेनेट है। अब ये प्लेनेट जो होगा वो कितनी देर में एक साइकिल पूरा करेगा, एक राउंड पूरा करेगा, या बोल दो एक रिवॉल्यूशन। तो टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन या टाइम पीरियड। कि कोई भी जो प्लेनेट्स है वो एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, उस टाइम इंटरवल को अपन बोलेंगे टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन या, है ना, या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ऑलराइट, जैसे आपको इतना मालूम होगा कि जो अर्थ का होता है टाइम पीरियड, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है 1 ईयर। अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड 1 ईयर में, 1 ईयर में एक राउंड पूरा कंप्लीट करती है। इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं कि अर्थ के केस में जो वैल्यू होगा टाइम पीरियड का वो कितना होगा, आपका 1 ईयर के बराबर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखो इसमें, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड है ना, रिवॉल्यूशन टाइम और टाइम पीरियड, ऑलराइट। इसका सिंबल रहेगा कैपिटल टी। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आने वाला है वो देखो आप इसमें, कि मान लो कि कोई भी एक बॉडी है वो किसी और बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना। जैसे मान लो कि एक यहाँ पे एक बॉडी है और इसके अराउंड मान लो एक और बॉडी रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड, तो जो बॉडी उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है उसको हम बोलेंगे सैटेलाइट इस बॉडी का, है ना। जैसे मान लो कोई एक्स बॉडी है ना, और इसके अराउंड एक वाई बॉडी रिवॉल्व कर रही है। वाई मान लो एक बॉडी का नाम है, लेट्स सपोज। तो एक्स तो यहां पर है ना रेस्ट पर है, बट एक्स के अराउंड कौन मूव कर रहा है, बॉडी वाई मूव कर रही है। तो मैं बॉडी वाई को क्या बोलूंगा, बॉडी वाई जो है वो सैटेलाइट है किसका, एक्स का। अच्छा, अब यदि आपने ये समझ लिया तो आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि अर्थ जो है वो किसका सैटेलाइट है, अर्थ जो है वो किसका सैटेलाइट है। अच्छा, तो देखो इसमें आपको मालूम होगा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो आई कैन से कि जो अर्थ है दैट इज सैटेलाइट ऑफ सन। ऑलराइट, तो यहां पे लिखो आप, any celestial body revolving around another celestial object or body is called its satellite, सैटेलाइट। तो ये आप ध्यान रखें। तो इससे अपने को ये मालूम पड़ रहा है कि जो अर्थ है दैट इज सैटेलाइट ऑफ सन। और या आप ये बोल दो कि जो मून है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड मूव करता है। मून जो होता है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो आई कैन से कि जो मून है दैट इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ ऑल्सो। तो ये आप नोट करें। आगे यहाँ पे एक आधे पॉइंट और रह गए रिगार्डिंग टू प्लैनेट्स, वो अपन डिस्कस करेंगे इसमें। देखो बहुत सारे ऐसे भी सैटेलाइट है जो आर्टिफिशियल है या बोल दो आपकी मैन मेड है, ठीक है ना। तो इसमें लिखो आप नेक्स्ट पॉइंट, द मैन मेड सैटेलाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। और इनको लॉन्च करने का पर्पज ये होता है कि डिफरेंट जगह से ये देख पाना कि अर्थ का शेप कैसा है, कहां पर, है ना, जो सरफेस है वो किस टाइप का होगा। तो इनका यूज होता है कि डिफरेंट जगह से अर्थ को ऑब्जर्व करना। इसीलिए आज के टाइम में बहुत सारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो लॉन्च हो रखे हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ पॉइंट हो गए रिगार्डिंग टू प्लैनेट्स, इनको आप याद करो। और अब अपन बात करेंगे इसमें नेक्स्ट कि जो प्लैनेट्स जो है जो 8 होते हैं उन सबकी अपन बात करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो ये आप नोट कर ले। अच्छा, यहां पे आप एक और पॉइंट नोट कर लो आप कि मून इज
मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ because moon always revolve around the earth. That's why I can say that moon is a satellite of earth. और आगे अपन ये भी नोट कर ले आप यहां पर कि जो अर्थ है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन. तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ ए सन. और इवन कि आप ये बोल सकते हो कि जितने भी प्लैनेट्स है वो सारे के सारे सन के अराउंड मूव करते हैं. तो सारे जो प्लैनेट्स है, भले जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सबके सब जो प्लैनेट्स है ना वो सन के क्या होंगे, सैटेलाइट होंगे. ठीक है, ये आप नोट करें. अभी अपन आगे बात करने वाले हैं अबाउट प्लैनेट्स इन डिटेल. ठीक है, ऑलराइट. देखो आगे अपन बात करेंगे इसमें प्लैनेट्स के बारे में. और ये आपको मालूम होना चाहिए देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम. और अभी इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन वन बाय वन. बट जो कुछ कॉमन बातें हैं वो अपन पहले कर लेते हैं. कॉमन चीज यहां पर ये रहेगी कि इन सबकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है. भले कोई सा भी मान लो प्लेनेट, मर्क्यूरी मान लो, वीनस मान लो, अर्थ मान लो, दीज ऑल आर स्फेरिकल इन शेप. इसके अलावा इन सबके जो पाथ होंगे रिवॉल्व करने के वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. जैसे मान लो कोई जस्ट सन के पास में रिवॉल्व कर रहा है, कोई थोड़ा दूर रिवॉल्व कर रहा है. इट मीन्स कि इन सबके जो ऑर्बिट होंगे वो फिक्स होंगे और डिफरेंट होंगी. ऑलराइट. अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो सबसे करीब है सन की, जो सन से जस्ट पास में है ना, सबसे पास में होगा, उसकी अपन बात कर रहे हैं. एंड दैट इज मर्क्यूरी एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज बुध. देखो यहां पर अपन बात करने वाले हैं, इट इज नियरेस्ट टू दी सन. पहला पॉइंट तो ये. इसके अलावा साइज की बात करूं तो ये सबसे छोटा होता है साइज ना, साइज में. तो यहां पे लिखेंगे अपन स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन साइज, है ना, इन सोलर सिस्टम. इसके अलावा देयर इज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन. इसका खुद का सैटेलाइट नहीं है बिल्कुल भी, एक भी है ना. अच्छा, आगे मूव करते हैं. सेकंड नंबर पे आएगा वीनस, जो मर्क्यूरी के जस्ट बाद में है ना रिवॉल्व करता है. तो अब देखो इसमें इसका एक पॉइंट देखो आप पहला कि इट इज ऑल्सो नोन एज शुक्र या शुक्र. और ये जो है प्लेनेट वो अर्थ के सबसे पास में है, मतलब कि अपने सबसे पास में जो प्लेनेट है वो कौन सा है, वीनस ही है ना. ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर सन मान लो यहाँ पे ना प्लेस्ड है ना, और ये मर्क्यूरी यहाँ रिवॉल्व कर रहा है. इसके है ना बड़े ऑर्बिट में मान लो वीनस रिवॉल्व कर रहा है, और फिर बाद में अर्थ आएगा. तो यदि अपन अर्थ से अपन देखेंगे तो अर्थ के रेस्पेक्ट में सबसे पास में कौन होगा, वीनस होगा. तो वीनस इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू दी अर्थ. इसके अलावा इसका भी खुद का सैटेलाइट नहीं है. ठीक है ना, कोई भी दूसरी बॉडी इसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है, बस यही ओनली रिवॉल्व करेगा किसके अराउंड, सन के अराउंड. और यदि कोई दूसरी बॉडी इसके अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि देयर इज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन. इसके अलावा इसका एक और नाम होता है इवनिंग स्टार. These are some basic information about Venus planet. Next moving to Earth. ये जो है वो डिस्टेंस वाइज थर्ड नंबर पे आएगा. ठीक है ना, सबसे पहले मर्क्यूरी, देन वीनस एंड देन अर्थ. और अर्थ जो है एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. अर्थ भी अपन रहते हैं अपन लोग, और लाइफ एग्जिस्ट करने का रीजन ये होता है कि यहाँ पे राइट टेम्परेचर है. इसके अलावा वाटर भी यहाँ पर है, एयर भी है, एटमोस्फियर भी है. इसलिए ये एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और जहां पे ना अपन लोग रहते हैं. इसके अलावा अर्थ का जो खुद का सैटेलाइट है वो कौन है, मून है. इट मींस कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. भले ही अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, बट एक और बॉडी है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उसका नाम क्या होगा, मून. इसीलिए मैं क्या बोलूंगा कि मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है. इसके अलावा इट इज अपीयर ब्लू, है ना. यदि आप इसको स्पेस से आप देखोगे इस अर्थ को तो यह आपको ब्लू अपीयर होगी, है ना, ब्लू. इसका रीजन ये होता है कि इसके मैक्सिमम पोर्शन पे क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है. और जो पानी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू. तो इसका जो कलर है दैट अपीयर ब्लू. तो दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन और डेटा अबाउट अर्थ प्लेनेट. मूविंग टू नेक्स्ट प्लेनेट दैट इज मार्स, मंगल, है ना, मार्स ग्रह. देखो यहां पर अपीयर स्लाइटली रेडिश, मतलब कि इसको यदि अपन बाहर से देखेंगे स्पेस से तो यह आपको रेड कलर का फील होगा आपको, है ना, स्लाइटली. और इसके अलावा इसको अपन और एक नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट. इसका कलर रेड होने की वजह से अपन क्या बोलेंगे इसको, रेड प्लेनेट. ऑलराइट. इसके अलावा इसका खुद का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये भी पॉइंट काम का है. देयर इज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन. ऑलराइट. तो दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मार्स और मंगल. मूविंग टू नेक्स्ट जुपिटर, और इसको बोलते हैं हम बृहस्पति ऑल्सो, है ना, जुपिटर. देखो पहली बात इसका जो पहला पॉइंट इसका रहेगा कि इट इज ए लार्जेस्ट प्लेनेट.
है ना। साइज की बात करूं तो सबसे कम किसकी होती है, मर्क्यूरी की होती है, और सबसे बड़ी किसकी होगी, जुपिटर की होगी। तो जुपिटर का साइज जो होता है दैट इज लार्जेस्ट अमंग ऑल प्लैनेट्स, ठीक है ना। इसके अलावा हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसके अराउंड बहुत सारी बॉडीज रिवॉल्व करती है और भी, है ना। तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि जुपिटर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। ऑलराइट, मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज सैटर्न और सनी। देखो यहां पर सैटर्न अपीयर येलोइश, मतलब इसका कलर जो आपको फील होगा बाहर से स्पेस से वो कैसा आपको लगेगा, येलो लगेगा, है ना। और इसके अलावा इट हैज लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, लाइक जुपिटर इसके भी बहुत सारे क्या होंगे, सैटेलाइट्स होंगे, है ना, सैटर्न के या सनी के। और लास्ट में जो आएंगे वो आएंगे यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है ना। देखो इनकी कंबाइनली बात कर लूं मैं एक बार में कि पहली बात तो दीज आर नोन एज आउटर मोस्ट प्लेनेट, क्योंकि इनका डिस्टेंस जो होता है सन से काफी दूर होता है, तो दीज आर नोन एज आउटर मोस्ट प्लेनेट। अच्छा, इसके अलावा इनका यदि पर बात करें टेम्परेचर की तो दीज आर कोल्ड प्लेनेट, दीज आर ऑल्सो नोन एज कोल्ड प्लेनेट। और कुछ बातें जो कॉमन है कि इनकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें। और एक और पॉइंट यहां पर नोट कर ले आप, इट हैज हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, मतलब कि यदि मान लो कि अर्थ यहां पर है तो बाकी जो प्लैनेट्स है वो तो इसके जस्ट इसी प्लेन में रिवॉल्व कर रहे हैं, बट ये काफी ऐसे टिल्ट होकर रिवॉल्व करेगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें कि इसका जो घूमने का एक्सिस जो होता है दैट इज क्वाइट टिल्टेड, है ना, ऐसे झुका हुआ रहेगा। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट प्लैनेट्स जो आपको याद करने हैं। बाकी इनकी शेप की बात करूंगा तो सबकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है बेटा ना। अच्छा, अब देखो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं इसमें, और डायग्राम में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे ये जैसे मान लो कि यहां पर सन है ना, ये सन का मान लो पोजीशन है, और सन जो है दैट इज ऑलवेज एट रेस्ट, वो किसी के अराउंड मूव नहीं करता है, वो स्टेशनरी रहेगा, ठीक है ना, पहली बात तो ये भी। और सबसे जो पास में जो प्लेनेट है वो है मर्क्यूरी, तो ये है मान लो मर्क्यूरी, तो ये इसके अराउंड मान लो कि इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इस ऑर्बिट में, तो ये इसका ऑर्बिट हो गया। हालांकि ये ऑर्बिट इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल में है, और मर्क्यूरी के जस्ट बाद में ये मर्क्यूरी है, इसकी साइज बहुत छोटी भी होगी। उसके बाद में वीनस आएगा, तो मान लो कि वीनस का प्लेनेट मान लो, ऑर्बिट मान लो ये वाला है ना। इसके बाद में अर्थ आएगा, तो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो कुछ और बड़ा होगा, तो दीज आर द पाथ ऑफ दीज प्लैनेट्स। उसके बाद में मार्स आएगा, तो मार्स का प्लैनेट ऑर्बिट और भी यहाँ पे लार्जर रहेगा, ठीक है ना, ये मार्स है। और उसके बाद में जुपिटर आएगा, जुपिटर और भी ऊपर तक जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। फिर सैटर्न आएगा, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इन सब की जो रेडियस है, इन सब के ऑर्बिट की जो रेडियस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और यदि अपन बात करें कि सबसे आउटर मोस्ट कौन कहलाएगा, तो आउटर मोस्ट कहलाएगा आपका नेपच्यून एंड, है ना, यूरेनस। इसके अलावा जो ये मर्क्यूरी है या वीनस हो गया, अर्थ हो गया, इनको अपन बोलेंगे इनर मोस्ट प्लैनेट्स, इनर मोस्ट प्लैनेट्स। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं वो आप याद रखें, और इनका मोशन ऐसे भी होगा। अच्छा, एक और पॉइंट आप ध्यान रखें कि ये सारे जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड तो घूम ही रहे हैं, दिख रहा है आपको, बट इसके साथ साथ में वो एक और काम कर रहे हैं, वो अपनी खुद की एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये सन है यहाँ पे, मान लो लेट सपोज, और मान लो कि अर्थ यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ का जो एक मोशन तो कौन सा हो गया, इस सन के अराउंड, और एक वो खुद की एक्सिस पे से घूमता रहता है हमेशा। तो हर प्लेनेट के दो मोशन हो रहे हैं, एक तो सन के अराउंड और एक खुद की एक्सिस के ऊपर रोटेशनल मोशन, ये आप ध्यान रखें। आगे अपन बात करेंगे इसमें नेक्स्ट सम अदर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, तो ये आप नोट कर ले। सम अदर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, जैसा कि अपन ने पहले बात की थी कि एक तो है ना इसमें कॉमेट्स आएगा, ठीक है, इसके अलावा मेटियोर्स आएगा या एस्टेरॉइड्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अदर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, कि सन के और सिवाय प्लैनेट्स के और कौन कौन सी बॉडीज जो होती है वो रिवॉल्व करती है ना, वो अपन बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 3 टाइप की बॉडीज आएगी। पहला इसमें आएगा एस्टेरॉइड्स, द सेकंड वन इज कॉमेट्स एंड लास्ट वन इज मेटियोर्स। देखो पहले अपन बात करते हैं अबाउट एस्टेरॉइड्स। तो देखो एस्टेरॉइड जो होते हैं ना, इनका जो शेप होता है दैट इज आर्बिट्ररी, कि मतलब कि रैंडम शेप के होते हैं, ये स्फेरिकल नहीं होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं,
बट बेसिकली ये कहां पे होते हैं, ये मार्स और जो जुपिटर का पाथ होता है ना, मार्स यहां पर है और मान लो जुपिटर का ऑर्बिट मान लो और आगे है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, उस गैप में ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। तो इनका जो ऑर्बिट होगा है ना, वो मार्स के और जुपिटर के बीच में होगा, है ना, और इनका जो शेप हो कैसा होगा, आर्बिट्ररी होगा, मतलब कि रैंडम शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का नहीं होगा। तो दीज आर लाइक स्टोन्स, है ना, और ये मूव करते हैं, इनको अपन बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। इसका नाम क्या होगा, एस्टेरॉइड्स। तो दिस इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ सोलार सिस्टम, ये भी क्योंकि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इसको अपन बोलेंगे कि मेंबर ऑफ सोलार सिस्टम। आगे मूव करें, द नेक्स्ट इज कॉमेट्स। तो कॉमेट्स क्या होते हैं, तो कॉमेट्स का शेप जो होता है वो इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का होता है, मतलब कि एक है ना, एक लॉन्ग सा एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, जो यहां पर ब्रॉड पार्ट है इसको बोलते हैं अपन हेड, और इसका नाम क्या होगा, टेल होगा। तो इनके बारे में देखो आप कि दीज रिवॉल्व अराउंड सन इन हाईली इलेप्टिकल पाथ, है ना, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इलेप्टिकल। देखो इलेप्टिकल क्या होता है, जैसे मान लो कि ये सन है, ठीक है, और इसके अराउंड यदि कोई चीज ऐसे मूव करे, ऐसे, है ना, इस साइड, इस शेप में, इसको बोलते हैं अपन इलेप्टिकल। और ये क्या कहलाएगा आपका, सर्कुलर। तो बेसिकली कॉमेट्स का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, इलेप्टिकल होता है, सर्कुलर नहीं होता, है ना। इसके अलावा इनकी शेप की बात करूं तो देखो शेप में आपको मालूम पड़ रहा है कि ये एक लॉन्ग सा एक बॉडी होगा, है ना, ऑब्जेक्ट होगा, और जो इसका नैरो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं टेल, और जो इसका ब्रॉड पार्ट उसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे अपन उसको। इसके अलावा इनका एक ब्राइट हेड होगा एंड लॉन्ग टेल होगा, ये अपन ने बात पहले ही कर ली। एंड एक कॉमेट्स है हेलिस कॉमेट ना, हेलिस कॉमेट अपीयर, है ना, वंस इन 76 ईयर, है ना, इतने साल में ओनली वो एक ही बार आपको अपीयर होता है, उसका नाम क्या है, हेलिस कॉमेट। तो दीज आर, है ना, ऑल्सो मेंबर ऑफ सोलार सिस्टम, बिकॉज ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी स्काई में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो भी चीजें स्काई में एग्जिस्ट करती है, दीज ऑल कम्स अंडर दी सोलार सिस्टम। तो पहला हो गया इसमें एस्टेरॉइड्स, सेकेंड इज कॉमेट्स, एंड लास्ट इज मेटियोर्स, है ना, मेटियोर्स। देखो इसमें पहली बात तो कि दीज आर ब्राइट स्ट्रेक्स, है ना, ब्राइट स्ट्रेक्स इन स्काई। कभी आपने देखा होगा रात के टाइम पे एक लाइट सी जलती है ना, हालांकि वो थोड़ी देर बाद में, है ना, गायब हो जाती है वहां से, दैट विल डिसअपीयर, बट वो जो लाइट आपको दिखी थी कुछ देर के लिए, है ना, उसको अपन बोलते हैं मेटियोर्स। तो पहला पॉइंट इसमें ये आएगा, ब्राइट स्ट्रेक्स इन स्काई। इसके अलावा इनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, दीज हैव हाई स्पीड, है ना, और इसके अलावा इट ग्लो, है ना, एंड डिसअपीयर क्विकली, मतलब कि चमकते भी हैं और बहुत जल्दी ही टाइम में दीज विल डिसअपीयर, है ना, या इवेपोरेट ना, इवेपोरेट। तो ये कुछ बातें कर ली अपन ने अबाउट मेटियोर्स। इनका शेप भी कुछ ऐसा ही होता है, बट ये एक लाइट सा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि ब्राइट ऑब्जेक्ट होगा जो कुछ देर तक तो ब्राइट रहेगा, ग्लो करेगा, एंड आफ्टर देन दैट विल डिसअपीयर, है ना, और इवेपोरेट ना, इवेपोरेट। अच्छा, अब देखो कुछ जो मेटियोर्स जो होते हैं ना वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं, हालांकि होते स्काई के अंदर है, बट जो कुछ मेटियोर है वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे मेटियोर जो लॉन्ग लास्टिक है ना, जो कुछ देर तक स्टे कर पाए, उनको अपन बोलते हैं मेटेओराइट्स, मेटियोराइट्स, है ना। तो नेक्स्ट लिखो इसमें, ये इसका एक पॉइंट लिखो आप, लास्ट फॉर ए, है ना, फ्यू सेकंड, लास्ट फॉर ए फ्यू सेकंड, मतलब कि कुछ देर तक या कुछ सेकंड्स तक ये, है ना, स्टे करेंगे, बाकी बाद में ये डिसअपीयर या इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यदि कोई भी मेटियोर अर्थ तक पहुंच जाए, है ना, हालांकि पहुंच नहीं पाते हैं, बट रेयर केस में ऐसा कुछ कभी होता है कि जो मेटियोर्स है वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाते हैं। तो जो मेटियोर्स अर्थ की सरफेस तक पहुंच पा रहा है उसका अलग से नाम क्या होगा, मेटियोराइट्स, है ना, मेटियोराइट्स। तो यहां पर देखो इसमें लिखो आप लास्ट पॉइंट इसका ना, बाकी दिस ऑल आर मेंबर ऑफ सोलार सिस्टम, ये आप ध्यान रखिए इस चीज का। इनका शेप कैसा होता है और कौन कहां पर लाई करता है, ठीक है। तो यदि कोई भी मेटियोर अर्थ की सरफेस तक पहुंच पा रहा है ना, सम मेटियोर्स कैन रीच टू द अर्थ सरफेस, then these are known as meteorites, meteorite,
ऑलराइट। तो ये मेटियोर में और मेटियोराइट्स में फर्क हो गया कि मेटियोर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, उनका लाइफ बहुत कम होता है, पर जो मेटियोराइट्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली मेटियोर्स कुछ देर तक स्टे करते हैं और इसीलिए वो आपको अर्थ तक पहुंचते हुए आपको दिख जाते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। और हाँ, ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड हो गया है। यदि आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, देन यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब अगला सेम स्कूल चैनल। ऑलराइट।